फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स जो इसलिए रही क्योंकि हम नेचर से जो है वो दूर जाते नहीं। ऋतुओं में भी होता है कि कौन सी ऋतु में कौन सा डोमिनेंट है, उस टाइम पे कैसी डाइट खानी है कैसी नहीं खानी है। आप अच्छे से सही से रहोगे तो बीमारियां जो हैं वो कम लगेंगी। ओटीसी मेडिसिन ये बैन होनी चाहिए, एक तो ये बात है। वातरक्त में वो फूड नहीं खाना चाहिए जो पित्त को एग्रीवेट करते हैं। सम दोषा सम अग्निष्ठ सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। हम कड़ी पत्ता डालते हैं, क्यों डालते हैं, ये चीज़ें क्यों डालते हैं? हम इतनी इम्प्योरिटी के आदी हो चुके हैं कि सचमुच कई बार अगर हम प्योर चीज़ होगी ना, हमारी डाइजेस्टिव फायर फिर वही कमज़ोर हो चुकी होती है। हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर योगेश सहगल जी। आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी हैं और BAMS डिग्री है इनके पास। पतंजलि के साथ भी इन्होंने काम किया है और इस समय सिविल हॉस्पिटल कपूरथला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया गुरविंदर जी। जी डॉक्टर साहब, आपकी तो बहुत बड़ी फील्ड है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा और बहुत प्रचलित और हमारे हिंदुस्तान का वो एक ब्रांड माना जाता है। तो पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद आपके हिसाब से जो आपने जाना या समझा वो क्या है, कैसे है? देखो सर, इसका नाम ही है आयुर्वेद, हुँ, ठीक है। तो वेद मीन्स समथिंग विच इज़ नॉलेज, ठीक। जो कि हम कहेंगे कि ज्ञान जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसका आयु का जिसमें ज्ञान हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो हम ये इसको एक बहुत बड़ी टर्म है। आयुर्वेद मीन्स कि कैसे हमने रहना सहना है, हमारी दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या यानी अकॉर्डिंग टू सीजन्स जो है हमको कैसे रहना है। ऐसे हमारे जो हैं वेदों में जो शास्त्रों में लिखा है, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है। हुँ, तो इसके हम जो मुख्य है हमारा जो वो वात पित्त कफ जो है वो उसको हम लेके चलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये 3 दोष माने जाते हैं ठीक है। और इनका जो बैलेंस है हुँ, हमारी बॉडी के अंदर उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस मीन कि अगर ये तीनों हमारी बॉडी में बैलेंस्ड रहेंगे हुँ, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। हुँ, और जब ये तीनों इम्बैलेंस होते हैं, किसी भी फॉर्म में इम्बैलेंस होंगे, तो हमारी बॉडी में जो है डिज़ीज़ अकर करेगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है हमारा, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी हेल्थ है, अगर हम आज भी जो हेल्थ की डेफिनेशन है और उस टाइम पे जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी बिल्कुल सेम है। हुँ, कि समबडी जिसकी कि इस दोष सम है, यानी समबडी हैविंग होम्योस्टेसिस, जिसके धातु सम धातु, धातु मीन्स कि जो टिश्यू लेवल्स हैं, हुँ, हमारे टिश्यू लेवल्स के अंदर जो है, जैसे बोन टिश्यूज़ है या हुँ, अलग अलग टिश्यू लेवल्स हैं, अगर वो बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई भी पैथोजेनेसिस नहीं है, सम धातु मल क्रिया मतलब हमारी बॉवल्स जो हैं, हैबिट्स हैं, वो सारी ठीक हैं। प्रसन्न आत्मा, अगर हम खुश हैं, मेंटली हम खुश हैं, यानी फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली अगर हम खुश हैं तो हमारी वो हेल्थ जो है वो डिनोट करती है। देखो आयुर्वेद में ये पहले ही बहुत साल पहले ही लिखा गया है। तो हुँ, ये आयुर्वेद यही है कि जो आयु से रिलेटेड है, जो आयु का ज्ञान है, कैसे हमने रहना सहना है, क्या खाना पीना चाहिए, उसका जो ज्ञान है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। वाह! आपने बड़ा अच्छा बयान किया कि मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से भी लिखा गया है। और जहाँ तक जैसे मैं समझता हूँ कि जो हमारा संगीत का ज्ञान है, शास्त्रीय संगीत, उसमें भी कुछ-कुछ ऐसा ही है कि दिन के किस प्रहर में कौन-सा राग गाना है, कौन-सी रागिनी है, रात को कौन-सा है, ऋतु के हिसाब से राग बसंत है। तो इतनी डिटेल स्टडी जो भारत में है, उसी का एक प्रारूप ये भी है कि हमारे पास आयुर्वेद है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसमें भी हमारी 22 नाड़ियाँ मानी जाती हैं, हुँ, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो अच्छा। आयुर्वेद में जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का वर्णन है। हुँ, और बताया गया है कि जो संगीत में भी 22 श्रुतियाँ हैं, होती हैं। उन 22 श्रुतियों से ही जो है संगीत के जो हैं 7 स्वर और 5 स्वर ऐसे 12 स्वर बने हैं। जो 7 स्वर जो मेन है और उनमें भी आगे 5 स्वर जो होते हैं विकृत स्वर माने जाते हैं। हुँ। तो ये 22 श्रुतियों से ही जो देखो, इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर संगीत भी हम सब ऐसा हुआ है। अरे वाह! तो आपने तो बहुत अच्छा बयान कर दिया। जी। और कहाँ संगीत और कहाँ आयुर्वेद और कहाँ जीवन जाँच, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ आपने दिखा दिया। तो अब हम आते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से जो आपने बताया है कि
जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ या जितना मैंने सुना है कि सूर्य के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, देखो ये नेचर है। हुँ, तो हम जब स्टार्ट होते हैं, हमारी जो दिनचर्या जब शुरू होती है, तो सबसे पहले जो है हुँ, कफ़ज डोमिनेंसी जो है वो होती है, हुँ, ठीक है? मतलब हम जब सुबह उठते हैं, तो सुबह का टाइम ही बताया हुआ है कि एक्सरसाइज़ आपको सुबह करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि कफ़ जो है प्रीडोमिनेंट होता है। कफ़ ठीक। मीन्स समथिंग हैवीनेस जिसमें हम मान सकते हैं, जिसमें फ्लूइडिटी है, जिसमें पार्थिवता है, जिसमें सॉलिडिटी है, उसको हम कफ़ मानते हैं। तो पहले पुराने ज़माने में भी व्यायाम करते थे लोग, सुबह-सुबह उठ के काम चले जाते थे, तो आज भी कहा जाता है कि आप सुबह उठ के जो है व्यायाम करना चाहिए। तो इसलिए ताकि कफ़ जो डोमिनेंट में है, उसको हम थोड़ा डाउन करें। तो हुँ, जब हम 11-12 बजते हैं, हुँ, हम घर आते थे, लोग काम से घर आते थे, तो हुँ, 11-12 बजे आके उनको एकदम से भूख लगती थी। हुँ, तो सेकंड इज़ पित्त डोमिनेंसी उस टाइम पे हुआ करती थी, हुँ, ठीक है? फिर ऐसे ही काम करते थे, काम करते अपना सारा दिनचर्या करते हुए फिर शाम को आते-आते थक जाते थे। तो उस टाइम पे जो है वात की डोमिनेंस जो है वो मानी जाती हुँ, थी। तो फिर वात की डोमिनेंस के बाद शाम के बाद फिर कफ प्रीडोमिनेंट हो जाता है। फिर ऐसे ही रात को पित्त डोमिनेंस होती है। पित्त डोमिनेंस 3 क बजे 3-4 बजे जब जो शरीर जो है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं तब इंसान उठता है, ठीक है हुँ, ना? हुँ, तो उस टाइम पे वो पित्त और वात के बीच का टाइम होता है। हुँ, तो उस टाइम पे कहते हैं कि आप पढ़ोगे या कुछ करोगे, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी करोगे, आपको ग्रैस्पिंग पावर आपकी बड़ी जल्दी, आपको कुछ ना कुछ जल्दी गेन करोगे। हुँ, हुँ, तो मतलब ये देखो एक दिनचर्या के अकॉर्डिंगली भी चलते थे कि वात पित्त कफ जो है वो हमारे दिनचर्या में भी होती थी। तो ऐसे ही ऋतुओं में भी होता है कि कौन सी ऋतु में कौन सा डोमिनेंट है, उस टाइम पे कैसी डाइट खानी है, हुँ, कैसी नहीं खानी, ये भी बताया हुआ है। हुँ। और जो आज के नौजवान ये बच्चे हैं वो कहते हैं कि भई आपका समय और था, अब हमारे पास मोबाइल है, अब हमारे पास गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, नेट है और पता नहीं क्या कुछ है। तो उनका तो दिन ही रात को 8 बजे के करीब शुरू होता है, जिसे हम नाइट बर्ड्स भी कह देते हैं आज की भाषा हुँ, में। हुँ, हुँ। आप चंडीगढ़ चले जाएँ या मेट्रोपॉलिटन्स में चले जाएँ, तो निकलते ही हम लोग 8 बजे या 9 बजे के करीब हैं कि चलिए अब देखते हैं कि दुनिया कैसी दिखती है। और फिर सुबह 4 बजे आके सोना और फिर 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक पता ही नहीं है कहाँ पड़े हैं। तो सूरज के हिसाब से तो कुछ नहीं रहा। सर इसीलिए तो कह रहे हैं ना अभी क्यों इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? फिज़िकल प्रॉब्लम्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स जो इसलिए रही क्योंकि हम नेचर से जो है वो दूर जाते जा रहे हैं। हुँ, वो हम जितना नेचर के क्लोज़ करेंगे हमको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। हमको अपने टाइम को जो वर्किंग टाइम है कुछ है, जो अगर हम ऐसी नॉलेज रखेंगे तभी तो हम अपने आप को चेंज कर पाएँगे ना, बच्चों को अवेयरनेस दिलानी पड़ेगी इस चीज़। हुँ। तो ये तो हुआ आयुर्वेद के बारे में। अब आयुर्वेद और जो हमारी जो क्लासिकल पद्धतियाँ हैं, पौराणिक पद्धतियाँ हैं इलाज की, उसके बारे में कुछ लोगों में ये भी भ्रांति है कि अब भ्रांति है या सच है ये तो आप बताएँगे कि यार कहाँ फँसे हो? ये कहाँ असर करती हैं? आज के समय में कुछ नहीं होता इनसे। ये जो तुम भस्म खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता। एलोपैथी में आओ या किसी और तरीके में आओ। तो क्या ऐसा आप समझते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसा है कि इस पैथी में जो हम आयुर्वेद है उसमें इलाज बहुत लंबा होता है और इसमें रिज़ल्ट उतने जल्दी नहीं मिलते ऐसा? सर देखो, पहले तो मैं ये बात करूँगा टर्मिनोलॉजी की। जो मेडिकल साइंस है, जो उसकी जो रैशनलिज़्म है, जी, ठीक है? जो बीमारियाँ हैं, उस टाइम पे जो था टर्मिनोलॉजी वात, पित्त, कफ से चलती थी, ठीक है। ठीक है? अब जो टर्मिनोलॉजी चलती है वो बायोकेमिकल लेवल पे है, ठीक है? तो बिल्कुल एनालिटिकल अप्रोच है। ठीक है। दोनों ही चीज़ें कोई भी बुरा नहीं है, हम किसी को नहीं कह सकते कि आज का अगर हम कई कई लोग जो हैं हुँ। किसी एक पैथी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरी को कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हुँ, हुँ, हुँ। एक तो एक यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर एक के अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। देखिए अब आयुर्वेद कहाँ पर वैसे तो आयुर्वेद तो कहता है कि इट्स ए लाइफ की साइंस है ये, ठीक है? इसको आपने कैसे रहना सहना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्यों? ठीक है ना? आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर आप अच्छे से सही से रहोगे तो बीमारियाँ जो हैं वो कम लगेंगी। हमारी किचन में ही वैसे ही मेडिसिन्स कितनी सारी हैं, तो बीमारियाँ इसलिए नहीं लगती थी। तो पॉइंट ये है कि अगर हम इमरजेंसी को देखें तो एलोपैथिक में एकदम हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमने पेशेंट को बचाना।
ठीक है। अब जितनी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हुँ, अपना संधिगत वात, उसको हम आम वात कहते हैं आयुर्वेद में उसे, हुँ, और गouटी आर्थराइटिस हमें वातरक्त कहते हैं आयुर्वेद में, और संधिगत वात हैं, ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है। तो कई बीमारियां हैं जो कि हैं ही इनक्योरेबल मानी जाती हैं, ठीक है। आयुर्वेद में भी माना जाता था कि कुछ बीमारियां सुख साध्य हैं, कुछ कष्ट साध्य हैं, कुछ असाध्य हैं। आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी ये कहती है कि कुछ हुँ, जो हैं बीमारियां क्योरेबल हैं, इनक्योरेबल हैं। तो उसमें ये है कि हम जब आयुर्वेद में उसका इलाज करते हैं, उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मान लो कोई बीमारी है 70-80% से, अगर हम उसको 30% में ले आएंगे तो कितनी अच्छी बात है, हुँ, ठीक है ना। हुँ। तो ऐसे करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी बात है नहीं है, आपको आयुर्वेद में भी रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं और बिल्कुल समय से मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, कई ऐसी चीज़ें जैसे सितोप्लादी चूर्ण है, अगर मान लो किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ हुआ है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उस टाइम पे कोई एंटीबायोटिक्स या कई बारी नहीं काम आता, तो हम हमारा जो है हरिद्राखंड सितोप्लादी चूर्ण हम पेशेंट्स को देते हैं, तो 1-2 दिन के अंदर ही आराम आ जाता है, क्योंकि वो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बेसिक हमारा पीछे कॉन्सेप्ट है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तो कई ऐसी जो डिजीज़ेज़ हैं जिससे कि अगर बॉडी, जैसे कोरोना आया था, कोरोना में भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई मेडिसिन नहीं तब, ठीक, सिर्फ़ एक पैरासिटामोल से ही काम चला था, बड़ा था, ऐसा हुआ था, ठीक है। नो डाउट और भी बहुत सी मेडिसिन थी, उससे लोगों को बचाया गया, ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन से। तो मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी, तो अपने आप ही बीमारियाँ जो हैं वो चली जाएँगी। हुँ। तो डॉक्टर साहब अब जैसे आपने बात की आर्थराइटिस के बारे में आर्थराइटिस अपने आप में एक बड़ी समस्या है। क्या ये लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या कि खाने-पीने के साथ जुड़ी हुई है या कि हेरिडिटरी मतलब पौराणिक और पुश्तैनी चली आ रही समस्या का एक रूप है? क्या है ये? आपने जो बातें की, ये सभी मिक्स हैं इसमें, अच्छा। कि ये जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ। ये हम मुख्यतः 3 तरह के हम मानते हैं। एक हम मानते हैं आम वात, एक मानते हैं हम वातरक्त, और एक संधिगत वात। अगर इसको हम एलोपैथिक्स या मॉडर्न साइंस से कंपेयर करें, तो आम वात इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा जी। तो अगर मॉडर्न व्यू से देखें तो आम बात में अननोन एटियोलॉजी है, अननोन एटियोलॉजी की इसका कोई कारण नहीं है। अच्छा। लेकिन आयुर्वेद में हम मानते हैं कि जो भी सभी कारण है ना, उसके पीछे हमारे डाइजेस्टिव फायर ही है। तो अभी मैंने आपको बोला था सम दोष सम अग्निश्च। सम अग्निश्च यानी कि हम, सॉरी, जो हमारी अग्नियां हैं, हमारे अंदर 13 प्रकार की अग्नि, यानी मेटाबॉलिज्म जो है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है हर लेवल पे है, चाहे वो टिश्यू लेवल पे रहे, चाहे वो हमारे स्टमक में ही जो डाइजेस्टिफायर वहाँ से ही शुरू होती है, हुँ, हुँ। ठीक है। तो हमारा अगर खाना खाना पीना सही ढंग से होगा, हमारा रहना सहना वहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, खास करके ये आर्थराइटिस है या ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनकी कोई एटियोलॉजी नहीं है, जिनका कोई कारण हमें समझ नहीं लगता, तो हमको उससे बैक सीधा यहीं से स्टार्ट से जाना पड़ेगा कि अगर हम अपनी जठरा अग्नि को, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, प्लस और भी जितनी भी लेवल ऑफ अग्निज है, जैसे हम की मेटाबॉलिक लेवल्स जो हैं हर टिश्यूज़ के, अगर उनको हम सही करेंगे तो ये सही होगा, हुँ, ठीक है। तो ये है आर्थराइटिस में भी यही कारण है कि क्यों होता है। आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट पेन्स, यानी कि जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन हो रही है हुँ, हुँ, वो क्यों हो रही है, और ये तीनों जो हैं अलग अलग जो हैं, इनके अलग अलग कारण है कि क्यों होते हैं। हुँ। तो अब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो गठिया या आर्थराइटिस है, ये महिलाओं और पुरुषों में ये अलग-अलग तरह से काम करता है या किसी में ज़्यादा रहता है या कम रहता है? हाँ जी। जी। सर, जो आम बात है, अभी मैं आपको बता रहा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुँ। जो है, ये मोस्टली जो है लेडीज़ को होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे कई बार डिलीवरी के बाद जो है बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है लेडीज़ में, उनमें ये अक्सर जो है वो पाया जाता है। तो इसके जो सिम्पटम होते हैं, स्टार्ट में मॉर्निंग स्टिफ़नेस जो है वो रहती है लेडीज़ में, हुँ। ऐसे लगता है जॉइंट्स में बिल्कुल स्टिफ़नेस, और जैसे-जैसे दिन निकलता है, थोड़ी स्टिफ़नेस जो है वो कम होती है, ठीक है? और इसमें कुछ चीज़ें जैसे आरए फैक्टर क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव हम करवाते हैं, तो वो पॉजिटिव आता है। अगर नहीं भी पॉजिटिव आता है, उसको हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। हुँ, तो ये मोस्टली जो है फीमेल्स में जो है ज़्यादा पाया हुँ, जाता है। तो सेकंड जो है आपको मैंने कहा था वातरक्त, जिसे कि हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। ये गाउटी आर्थराइटिस इज़ बेसिकली हाइपर यूरिसीमिया जब हो जाता है, यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के फिर वो डिपॉज़िट होने शुरू हो जाता है। अब ये यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है?
इसके पीछे कुछ डाइट है, जैसे हाई प्रोटीन डाइट है, प्यूरीन डाइट है, जो चिकन, फिश, मीट, जो हैवी प्रोटीन्स जो हैं, और या अल्कोहल है, ये मोस्टली जो है मेल्स के अंदर देखा गया है। वो मेल्स की डाइट जो है अच्छी हुँ, होती है, हुँ, हैवी होती है, वो हुँ, प्रोटीन डाइट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मोस्टली किन में मैनिफेस्टेशन होती है, इनकी मेल्स के अंदर होती है। और तीसरा जो है संधिगत वात, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। हुँ, ये ओल्ड एज से इसका ज़्यादा लेना देना, और आजकल तो ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम बाहर ज़्यादा घूमते नहीं हैं, हम इंडोर ज़्यादा रहते हैं। उससे क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में रहती है। उससे क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम है वो बोन्स में डिपॉज़िट नहीं होता। हुँ, और लेडीज़ में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे ही वो मेनोपॉज़ल एज आती है 45-50 के बाद, उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि ये कैल्शियम डिपॉज़िट नहीं होता और ये जल्दी उनमें होता है। वो भी लेडीज़ में अक्सर माना जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। हुँ, तो मेल्स में मोस्टली जो है वो वातरक, जिसे कि हम गouty आर्थराइटिस कहते हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, मोस्टली इट प्रिवेल्स इन मेल्स। लेकिन ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि अगर मान लो ज़्यादा केसेस जो हैं फीमेल्स के हैं, तो कुछ केसेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जेंट्स के भी हो सकते हैं, और ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कुछ केसेस जो हैं वो जेंट्स के उसमें भी हो सकते हैं, और फीमेल्स में, मतलब मोर प्रिवेलेंट जो है हमने वो देखना किस में होता है। हुँ। ठीक है। अब आते हैं कि दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है या कोई हाथ-पैर दर्द हो रहे हैं, बॉडी एक है, तो हम लोग ज़्यादातर घरों में यही चलता है कि चलो जी ये दवाई खा लो। हुँ, और अभी जो रिसर्च पीछे सामने आई है उसमें तो ये भी बोला गया कि हम लोग जो आम तौर पर पैरासिटामोल या ये सब खाते हैं, उसमें भी दवा की जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, या यूँ कह लें कि जो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं तो उस हिसाब से हम तो छोटी-सी भी दर्द के लिए कोई ना कोई गोली खा लेते हैं। क्या हुँ। ये सही है या कि डॉक्टर को ये कंसल्ट आपने करना? बहुत अच्छी बात कही सर। वैसे भी जब भी हमको कोई मेडिकेशन लेनी होती है, हमको एक बारी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसर्न करके ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो डॉक्टर्स जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको पता होता है कि कितनी खानी, कितनी डोज़ में खानी है। कई बार हम लेमैन जो हैं वो अपनी तरफ से ही खा लेते हैं ज़्यादा, तो अब वो उसका नुकसान तो होना ही है। वो ये एक ट्रेंड चल गया है कि लोग जो हैं ओटीसी मेडिसिन्स हैं ये बैन होनी चाहिए, एक तो ये बात है। हुँ, तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी है। अगर हम कहें कि आयुर्वेद में भी अगर आप अच्छे फ़िज़िशियन से पूछ के सही ढंग से, अगर हम ये नहीं कहेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, वो आप ले सकते हो अपने हुँ, आप, क्योंकि किचन में भी कई चीज़ें वो हमको पता होते हैं। लेकिन कुछ मेडिकेशन जो जिस किसी डिज़ीज़ से कंसर्न्ड है, तो वो डॉक्टर के पूछने से, उनसे बात कर ही लेनी चाहिए, हुँ। क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से। अब मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि ये 3 तरह का आपने जनरली अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बताई। क्या इसका जो इलाज या खाने-पीने की आदतें हैं, वो तीनों में एक ही तरह की सुधार की ज़रूरत है? या कि डिपेंड करता है कि किसको कौन-सा अर्थराइटिस है और उसको ये नहीं खाना चाहिए, और अगर दूसरे को दूसरा अर्थराइटिस है उसको ये खाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। हुँ, देखो 3 अलग-अलग के आर्थराइटिस हैं, तो उनकी जो कारण है वो भी पीछे अलग-अलग हैं। जैसे अगर हम आमवात की तरफ चलें, हुँ, तो उसमें क्या है, आम इज़ बेसिकली हम टॉक्सिन्स मानते हैं। हम आयुर्वेद में अगर माने आम को, वो कहते हैं कि जो पचा नहीं है सही ढंग से, हुँ, ठीक है? हुँ, किसी भी लेवल पे हो, जहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज़्म सही नहीं हुई है, तो वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं वो इकट्ठा होता चला जाएगा। उसको आम की एक डेफ़िनेशन दी है कि ये आम है, हुँ, ठीक है? वो कफ से, जो बॉडी के अंदर कफ है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। और वात जो है, आम और वात, वात का है जो मूवमेंट्स करता है, तो वो वात जो है वो पेन्स भी लेके आता है, ठीक है? तो वो जब आम बढ़ेगा, वो आम जो है जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। आम इज़ मीन्स टॉक्सिन, इट डज़न्ट मीन कि कोई कच्चा रस है या वो ये कई चीज़ें जो हैं टर्म्स आपको समझ नहीं लगती, ये भी डॉक्टर ही आपको समझा सकता है कि हुँ, क्या है। हुँ, तो उसमें हमको क्या करना है, हमको वो ड्रग्स देनी है जिससे कि जो हमारी जो जठराग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिफायर वो बढ़े, ताकि हमारी मेटाबॉलिज्म अच्छी हो। उसमें क्या है, दीपनी पाचनीय द्रव्य हम कहते हैं हमारे आयुर्वेद में। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में क्या करते थे मदर्स, या कोई सूंठ, काली मिर्च, पिपली, ये जो है इसका पानी पिलाते होते थे। हुँ, क्यों हुँ, पिलाते थे इसका हुँ, हुँ, पानी? ताकि वो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो
एग्रीवेट हो, उसको वो अच्छे से पचा सके खाने को। तो कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं कि जो उस तरह से बनी होती हैं, जैसे आम वातरी वटी मार्केट में आ जाती है, या सिंहनाथ गूगल है। इनका क्या काम है? इनका यही काम है कि उस आम को पचाती हैं, ठीक है? ये आम वात में हो गया। ऐसे ही वातरक्त है, वातरक्त में एक निदान परिवर्जन हमने ज़रूर, निदान का मतलब कॉज़ को छोड़ना है, यानी आपने बाय वाली पंजाबी में भी कई बार कहते हैं बाय वाली चीज़ें नहीं खानी। तो बाय वाली चीज़ें का मतलब यही है कि हैवी फूड आपने नहीं खाना, जो आप गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो कम पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, ठीक है? ऐसे ही वातरक्त है, वातरक्त में वो फूड नहीं खाना चाहिए जो पित्त को एग्रीवेट करता है। कि वात और रक्त, रक्त में ये ज़्यादा रक्त को इम्प्योर करता है, जिससे यूरिक एसिड इज अगेन एसिडिक। तो एसिड मीन्स पित्त फैक्टर उसमें होता है वात के साथ मिलके। तो उसमें जो है ऐसी चीज़ें जो कि एसिड को बढ़ाती हैं, नहीं यूज़ करनी। जितनी भी हम प्रोटीन डाइट है वो एसिड को बढ़ाएगी। फिश है, चिकन है, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन डाइट। अल्कोहल है, वो एसिडिटी क्रिएट करता है, तो वो वहाँ पे उस मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, ठीक है? तो हमको उनके कारणों को दूर करना है। उसको ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन है, जैसे हमारी गिलोय जूस है। गिलोय जूस हम देते हैं, किशोर गूगल है, वो आती है, वो मार्केट में देते हैं, ठीक है? बाकी पेन के लिए हम विष तेंदुकादी वटी जो है वो भी देते हैं। और संधिगत जो है वो दैट इज़ सीधे कंसर्न है कि वो कैल्शियम की जो है वो डेपोज़िशन सही ढंग से नहीं होती। तो हमको एक तो विटामिन डी हम मॉडर्न वे से ले सकते हैं, विटामिन डी पेशेंट को दे सकते हैं। साथ में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है लाक्षादी गूगल। लाक्षादी गूगल हम देते हैं कि जिससे कि वो बोन्स के अंदर जो है डिपॉजिट करता है कैल्शियम को, और कॉम्पैक्टनेस जो बोन की है वो बढ़ाता है। प्लस एलोवेरा जूस दे सकते हैं, विच इज़ ए फाइटो एस्ट्रोजन, लेडीज़ को दे सकते हैं क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन है, ठीक है? फाइटो एस्ट्रोजन है, तो ये काम करता है। ऐसे जो है ड्रग्स काम करती हैं आयुर्वेदिक। आपकी बातों से ना मुझे कुछ-कुछ वैसे लग रहा है जैसे ना हम किसी ज्योतिषी के पास जाए ना तो वो कहता है कि तुम्हारा मंगल ये है, तुम्हारे शनि में ये है, तुम्हारा तो वो समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं कि भैया ये बताओ कि करना क्या है? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप ये नाम ले रहे हैं तो कई नाम तो हमने कभी पहले सुने भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बहरहाल लेकिन आपने जो बताया उसमें डेफ़िनिटली लॉजिक है और उसमें अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इतना तजुर्बा है, तो ज़ाहिर तौर पर कुछ केस आपके पास बहुत ऐसे आए होंगे जो मेमोरेबल होंगे, जो आपके दिल में आज भी जगह रखते होंगे कि यार वो बंदा कैसे आया था और सिर्फ़ इतने से चेंज करने से या जैसे आपने बताया उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। कोई 1-2 केस जो हमारे दर्शकों को इंस्पायर कर सकें? देखो, आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात हो रही है। तो मेरे को अब भी याद आता है कि जब मैंने स्टार्ट में पतंजलि से जॉइन किया था, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक पेशेंट मेरे पास आई थी, लेडी पेशेंट थी। शी वाज़ वेरी यंग, शी वाज़ अबाउट 32 टू 33 एज की थी, एंड शी इज़ हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम बात था। उसके जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज़ तक स्टार्ट हो रही थी, तो फिर भी उसकी पेन्स जो हैं वो ठीक नहीं हो रही थी। एंड शी वॉज टेकिंग सो मैनी मेडिसिन। वो बहुत, जिसको कहते हैं ना, जो निमोसलाइड, पैरासीटामोल एंड इंडोकैप एसआर, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वो जो हैं पेन किलर्स ले रही थी। तो मैंने उसको जस्ट इतना ही कहा कि मैं कहा आप इतनी मेडिसिन ले रहे हो, आपको पता है कि, और वो अपने आप ले रही थी, किसी की सलाह से भी नहीं ओह! ले रही थी, वो अच्छा। खुद बस जैसे किसी डॉक्टर ने स्टार्ट कर दी। हुँ, तो उसको कितने सालों साल ले रही थी, उसकी दर्द ही नहीं कम हो रही थी। तो वो सिर्फ़ वो दर्द जो है उसको ठीक करने के लिए मैं कहा पहले तो आप ये सब मेडिसिन जो है कम करो, इनमें से एक आधा पेन किलर जैसे या इंडोकैप एसआर जो है वो आप लो, और आप सब बंद कर दो, नहीं तो आपकी किडनीज़ के ऊपर असर पड़ेगा। सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इतनी डर गई थी वो पेशेंट, उसने सारी मेडिसिन्स छोड़ दी। मैंने अपनी ट्रीटमेंट उसको साथ में दी, तो वो मेरे पास हफ़्ते के बाद आ गई, कहती डॉक्टर साहब मेरे को तो दर्दें बढ़ गई, तो मैंने तो छोड़ दी हैं। और शी वाज़ सो डिटरमाइंड, जब मैंने उसको कहा कि ये आपको नुकसान करेंगे, वो कहती मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। और उसको इट टेक्स टाइम, 3 मंथ लगे, और 3 मंथ के बाद उसकी वो जो पेन्स थी सब उसकी काफ़ी बेटर हो गई। जैसे अगर हम कहें 70-80% सी 80% से 30% तक उसकी जो है वो आ गई। और वो कहती डॉक्टर साहब अगर आप मेरे को गाइड ना करते तो मैं तो खाती रहती और मेरी किडनीज़ के ऊपर भी असर होता। और वो धीरे-धीरे आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स लेती रही और काफ़ी वो ठीक रही। देखो, जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पर तो ज़रूरत है, उसको अगर पेन किलर था तो मैंने कहा आप पेन किलर ले सकते हो जब आपको ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़्यादा अगर आप लोगे तो ये आपको नुकसान बहुत करेंगी आगे। हुँ।
तो अब जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी में वो कहते हैं तैन तो खांदी पींदी नूं दर्दां होंदियां रहंदियां। तो हाँ ये जो खाने-पीने का इसके साथ जैसे आप बता रहे हैं, तो कैसे पता चले कि कौन-सी चीज़ खानी चाहिए और कौन-सी चीज़ कैसे खानी चाहिए? कई बार हम कॉम्बिनेशन भी बहुत खतरनाक बना लेते हैं। जैसे आइसक्रीम के साथ अचार खाना या फिर दही के साथ वो कढ़ी भी साथ में रख लेते हैं। हम्म। तो ऐसी चीज़ों का हमें कैसे पता हो चले कि हम कोई चीज़ स्वाद के कारण ऐसी कर रहे हैं जो कि शायद हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो? तो कोई टिप्स अगर आप देना हाँ, चाहें तो? बहुत अच्छी बात सर। ये हमारे विरुद्धाशन इसको हम कहते हैं आयुर्वेद में। विरुद्ध यानी ऑपोजिट फूड्स कई होते हैं जो आपको नहीं खाने होते। जैसे आपने तो सीधा-साधा सुना होगा, मछली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। हुँ। ये बड़ा आता होता कि फुलवैरी हो जाती जी, है। जी, जी। लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट इसके पीछे कि मछली और जो दूध है ये इट इज़ एन ऑपोजिट फूड है। कभी दही और दूध इकट्ठे नहीं आपने यूज़ करने को। और ये बताया कि दही को कभी गरम करके नहीं खाना। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ा है। दही को रात को नहीं खाना। दही को अगर आपने खाना है उसको अच्छे से मट्ठ के उसको उसमें जो है अपनी चीज़ें कुछ डाल के जैसे काली मिर्च है या उसमें आंवला डाल लो या ऐसी चीज़ें डाल के उसका रायता अजवाइन डाल बना लो। लो, अजवाइन बना लो। ये ऐसे खाना चाहिए क्योंकि बहुत वो हैवी होता है। हुँ। ठीक है? तो ऐसे ही विरुद्धाशन रसें जैसे मधु और घी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना ऐसे बताया। अच्छा। मधु को आपने कई बार देखा होगा एडवर्टाइज़मेंट्स में मधु को वो गरम दूध के अंदर डाल के पिला देते हैं। शहद को। शहद को जो जिसको हम मधु कहते हैं आयुर्वेद में। तो शहद वो तो बिल्कुल टॉक्सिक है। अच्छा। कभी भी गरम करके तो आपको शहद नहीं खाना, ठीक है? और उसको ताज़े पानी में या ताज़े दूध दूध में आप उसको पी सकते हैं, ठीक हुँ। है? तो फिर वो फ़ायदा करेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो विरुद्ध भोजन माने गए हैं। हुँ। तो अब तो इतना इसलिए तो इनको संस्कार कहते थे, खाने का संस्कार कैसे है, ठीक है? तो वो लेडीज़ को ओल्ड लेडीज़ को बड़ा अच्छा पता था कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हम कड़ी पत्ता डालते हैं, क्यों डालते हैं? ये चीज़ें हुँ। क्यों डालते हैं? हुँ, हुँ। ये केवल फ्लेवर्स के लिए नहीं डालते हैं, ये फूड को संस्कार करके वो हमारे वो वही फिर बात आ जाती है हमारी मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करता है, हुँ। ठीक है? और अगर हम गलत खाएँगे, विरुद्ध भोजन खाएँगे, हुँ। वही सेम चीज़ हमारे अंदर वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा और बॉडी फिर जो एलिमेंट्स होंगी, डिज़ीज़ेज़ होंगी सर। अच्छा, एक डॉक्टर साहब हम लोग ना हमारा लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा हो चुका है कि कोई अच्छी चीज़ हमें खाने को दे या खाने को मिले, तो हम लोग या हमारे बच्चे या सब लोग क्या कहते हैं लेडीज़ लोग ये कहती हुँ, हैं कि नहीं, नहीं ये मुझे हज़म नहीं होती, मेरे लिए तो वो चीज़ चिल्ली ही बना है, तो वही खाऊँगी। हुँ। तो ये जो चीज़ें बनी हुई हैं कि त्रिफला मुझे नहीं हज़म होता या त्रिफला उसमें क्या सच में वो ऐसा है कि हम लोग अच्छी चीज़ या प्योर चीज़ कोई खाएँ तो वो हमारी बॉडी अब डाइजेस्ट नहीं कर पाती, हज़म नहीं कर पाती या कि शायद हम खाते गलत तरीके से हैं? सर यही बात है, हम खाते ही सही ढंग से नहीं हैं। अच्छा। ठीक है? तो जो आप बात कह रहे हो ना कि प्योर चीज़ें, हम इतनी इम्प्योरिटी के आदी हो चुके हैं कि सचमुच कई बार अगर हम प्योर चीज़ होएगी ना हमारी डाइजेस्टिव फायर फिर वही कमज़ोर हो चुकी होती है। तो इसको वही है कि अगर आप एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के साथ कंसर्न करोगे क्योंकि कई पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं जिससे कि आप बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हो। जब आप डिटॉक्सिफ़ाई करोगे, आपकी जो मेटाबॉलिज़्म है सही होगी तो उससे फिर आपको जो प्योर चीज़ें भी खाओगे तो उनका फ़ायदा पहली बात तो ये कि प्योर आजकल इतना मिलता ही कुछ नहीं है सर। अगर प्योर मिले तो फिर तो बात है ना आप देखो कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ में अडल्ट्रेशन है। और यूँ भी देखिए ना अब तो फेस्टिवल सीज़न है तो हाँ, बहुत सारा खोया और मावा ये सब चीज़ें नकली हाँ, पकड़ी जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे हैं बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत बिग इश्यूज़ हैं, उनको हल करना जितना हम देखो जितना हम नेचर क्योंकि देखो अब कई एड्स आ गई हैं A2 काऊ का देसी घी जो है वो मार्केट में वो लोग जो है बिलोना आता होता है आप देखते होंगे बिलोना की ऐड आती है। वो बताते हैं कैसे देसी ढंग से पुराने ज़माने से जैसे बनता था। अब कई जो लोग ऐसे करते हैं और उनकी डिमांड देखो अब कितनी बढ़ रही है फिर हुँ, से दोबारा से हुँ। बढ़ती है। लोग चाहते हैं कि हमको चीज़ जो है वो प्योर मिलना शुरू हो। तो उस तरफ जाना चाहिए, हमको नेचर की तरफ जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत अहम और बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी और जाते-जाते हम आपको यूँ तो जाने नहीं देंगे। हमें मालूम है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। अरे नहीं। तो तो कुछ तो हमारे दर्शकों के लिए जो आप समझते हैं कि जिसको सुन के या जिसको जिसको जो आपको भी अच्छा लगता हो और जिससे जीवन में अपना के हम अपने आप को, अपने कल को बेहतर बना सकें। चलो मैं ज़्यादा नहीं गाऊँगा, 1-2 हाँ, लाइनें थोड़ा। हैं। आने वाला पल
जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। बहुत ही खूब। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हर पल अगर हम भरपूर जी पाएँ, अच्छे से जी पाएँ, तो वो पल ही हमारा है। ना भूतकाल हमारा था, ना भविष्य हमारा है। लिव इन द प्रेज़ेंट, इसीलिए प्रेज़ेंट को प्रेज़ेंट कहा जाता है। और इसी खूबसूरत नोट के साथ हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद भी करते हैं कि आपने इतनी अच्छी और बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये थैंक भी यू सर, रिक्वेस्ट करूँगा थैंक कि यू सर। क्योंकि आपके पास लग रहा है कि अभी बहुत कुछ है, तो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करें इसी सेशन को, इसी तरह की टॉक को, ताकि हमारे दर्शकों को जो आज जानकारी रह गई, वो भी हम आने वाले समय में दे पाएँ। बिल्कुल श्योर सर, जी, बिल्कुल जब आप बुलाओगे जी, हम ज़रूर आएँगे सर। जी। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ बड़े ही सहजता से साझा की। उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में भी ये अपनी जगह बना पाए होंगे और इनकी जो बातें हैं, वो तो काम की है ही हैं। आपने कितना इनकी बातों को अपनाया और अपने जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आए, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट करके हमें बताने के लिए आपको मालूम है कि आपको कमेंट करना है और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी और पर्सनैलिटी के साथ सेहत के बारे में और अच्छी-अच्छी बातें लेकर। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।